हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल निमोनिक्स डीएलएड। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारे डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका। कोशिका यानी सेल। कोशिका में हम पढ़ेंगे कोशिका यानी कि कोशिका के डिफिनेशंस वगैरह के बारे में, कोशिका की खोज कब और किसने की थी, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था और कब दिया था, और कोशिका की संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ये कोशिका शब्द है वो आया कहाँ से है। कोशिका शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द सेल तथा लैटिन भाषा के सेलुलर शब्द से लिया गया है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अंग्रेजी भाषा के सेल तथा लैटिन भाषा के सेलुलर शब्द से लिया गया है। तो सेल तो आप लोगों को पता होगा कि सेल मतलब कोशिका होता है, ठीक है। लेकिन ये जो सेलुला है इसका जो अर्थ है, सेलुला का जो अर्थ है वो होता है एक छोटा कमरा। ठीक है, सेलुला का अर्थ क्या होता है? सेलुला का अर्थ जो होता है वो होता है एक छोटा कमरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोशिका के डेफिनेशंस की। तो यहाँ पे जो कोशिका है वो हमारे जीवन की सूक्ष्मतम एवं मूलभूत इकाई है। जो कोशिका है वो हमारे जीवन की अत्यंत ही सूक्ष्मतम एवं मूलभूत इकाई है। कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। क्या? कोशिका को सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। संरचनात्मक यानी कि जिससे हमारे शरीर की संरचना हुई है, और क्रियात्मक यानी कि कोशिका जो है वो हमारे शरीर में कार्य करती है। तो मैं आपको एक इजी वे में समझा देती हूँ कि जो कोशिका है, मान लीजिए अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं या कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले हमें ईंटों की आवश्यकता होती है। किसकी? ईंटों की। तो जैसे ईंट के ऊपर ईंट, ऐसे आपको दिख रहा होगा, जैसे ईंट के ऊपर ईंट रख के एक बिल्डिंग का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से कई सारी कोशिकाओं से मिलकर हमारा जो शरीर है वो बना होता है। ठीक है, ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, जिस प्रकार से ढेर सारी ईंटों से मिलकर एक बिल्डिंग का निर्माण होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोशिका जो है वो बनी किससे होती है। तो जो कोशिका है वो, कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है जिसमें एक तरल पदार्थ पाया जाता है। अब इस तरल पदार्थ का क्या फंडा है भाई? तो जो तरल पदार्थ है उसे कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। तो कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है जिसमें एक तरल पदार्थ पाया जाता है। अब इस तरल पदार्थ में दो प्रकार के पदार्थ भरे होते हैं। कितने? दो प्रकार के। कौन कौन से? कार्बनिक पदार्थ एवं अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो इसमें कार्बनिक पदार्थ एवं अकार्बनिक पदार्थ दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कोशिका बनी किससे होती है और कोशिका को कहते क्या हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे होंगे जो कोशिका से रिलेटेड हैं, तो इन्हें हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे कोशिका के खोज की। तो कोशिका की खोज कब और किसने की थी, हम इस बात पे चर्चा करते हैं। तो जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में कोशिका की खोज की थी। इन्होंने कोशिका की खोज कैसे की थी? तो इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, स्वनिर्मित यानी कि जो खुद से बनी हुई थी, और सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के कार्क कोशिकाओं यानी कि जिसे हम मृत कोशिका या डेड सेल के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के कार्क कोशिकाओं की पतली कॉर्ड
कॉट, आपने नाम सुना होगा, कॉट यानी कि पेड़ों की छाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ों की छाल। तो अगर आपसे पूछे कि मृत कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हैं, कॉपी में, कि मृत कोशिका जो है वो पेड़ों की छाल में पाई जाती है। ठीक है। तो इन्होंने कार्क कोशिकाओं की पतली कॉट में अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखा। अब ये प्रकोष्ठ क्या है भाई? तो जो प्रकोष्ठ है वो छोटे छोटे कमरे रूपी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे कमरे रूपी संरचना होता है जिसे हम प्रकोष्ठ कहते हैं। तो इन्होंने छोटे छोटे जो प्रकोष्ठ देखा, जिसे इन्होंने क्या कहा? कोशिका कहा। ठीक है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? सन 1665 ईस्वी में। और इन्होंने किस कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की। और याद रखिएगा, ये जो मृत कोशिका है ये सिर्फ पादप में पाई जाती है। ठीक है। जंतुओं में नहीं पाई जाती है। अब जो नेक्स्ट वैज्ञानिक आते हैं, अब जो रॉबर्ट हुक के बाद ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने सन 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी, उन्नत यानी कि बहुत ही अच्छे अच्छे किस्म का। ठीक है। तो जब रॉबर्ट हुक ने खोज की थी तब की सूक्ष्मदर्शी उतनी मतलब अच्छी नहीं थी, लेकिन जब ल्यूवेन हॉक ने खोज की सन 1674 ईस्वी में, तो उन्होंने कुछ साल बाद खोज किया, तो उन्होंने उन्नत यानी कि बहुत ही अच्छे सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। जीवित, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो रॉबर्ट हुक साहब थे, उन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी जो पेड़ों की छाल में पाई जाती थी। और ल्यूवेन हॉक ने जो खोज की वो क्या थी? जीवित कोशिकाएं थी। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। तो अभी यहाँ पे हम केंद्रक के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। आप सिर्फ इतना जानिए कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। और इस केंद्रक का पता किसने लगाया था वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में कोशिका में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस का पता लगाया था। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है जिसमें एक तरल पदार्थ पाया जाता है। उस तरल पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। तो अब इस तरल पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने दिया वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने सन 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। क्या दिया? तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। तो अब जो हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं देखे थे, यहाँ पे हम उन्हें देखेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कोशिका के सिद्धांत की। तो अगर आपसे पूछते कि कोशिका का अध्ययन जो किया जाता है, यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, अब यहाँ पे बात करेंगे हम सबसे बड़ी कोशिका व सबसे छोटी कोशिका। तो अगर आपसे पूछ दे कि मानव शरीर, ध्यान रखिएगा, संसार की नहीं, मानव शरीर की, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछ दे तो वो हमारा हो जाएगा मादा अंडाणु। मादा यानी कि फीमेल अंडाणु, जिसे ओवम कहते हैं। अब मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है नर शुक्राणु, नर यानी कि मेल, जिसे स्पर्म कहते हैं। ठीक है। क्लियर? जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसे ओवम यानी फीमेल अंडाणु, और जो सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर की उसे मेल शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका की। तो जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है नर्व कोशिका, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका। तो अगर आपसे पूछ दे कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो वो हमारा हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी ऑस्ट्रिच का अंडा। और
अगर आपसे पूछे कि संसार की जो सबसे छोटी कोशिका है वो कौन होती है, तो ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, तो आपने कोशिका पढ़ लिया, कोशिका की खोज पढ़ ली। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि कोशिका का जो सिद्धांत था। अब भाई कुछ ना कुछ सिद्धांत भी तो होगा, तो कोशिका का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो जो कोशिका का सिद्धांत था वो स्लीडन तथा स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लीडन तथा स्वान ने 1838 एवं 1839 में। अब कोशिका का सिद्धांत क्या था, हम वो जान लेते हैं। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था कि जो प्रत्येक जीव का शरीर एक, यहाँ पे एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। तो जो एक यानी कि एक कोशिकाओं से जिनका शरीर बना होता है उन्हें हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर। यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। जो एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर जीव होते हैं वो होता है हमारा अमीबा, इसमें आ जाएगा हमारा पैरामीशियम। अगर आपसे पूछे कि एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अमीबा और पैरामीशियम। और अनेक यानी कि बहु कोशिकीय जीव। तो बहु कोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा हमारा मनुष्य। तो इससे आप समझ गए होंगे, एक यानी कि एक कोशिकीय जीव यानी कि जो सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। तो अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिका से बने होते हैं। और जो अनेक यानी कि बहुकोशिकीय, तो जो बहुकोशिकीय यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर जो ये मनुष्य का शरीर बना होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यानी कि मतलब किसी भी जीव की उत्पत्ति कोशिका के द्वारा ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। स्वाधीन यानी कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। ठीक है, स्वाधीन यानी कि प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है। ठीक है, अब यहाँ पे केंद्रक मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस। तो केंद्रक जो है वो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति में मुख्य भूमिका निभाता है। क्या करता है? नई कोशिकाओं की उत्पत्ति में केंद्रक जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे सिद्धांत तो आपने जान लिया। तो जो ये सिद्धांत है यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हैं। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, अगर आप नोट कर रहे हैं, तो आप नोट में नीचे लिख सकते हैं ध्यान में रखने के लिए कि जो ये सिद्धांत है स्लीडन तथा स्वान द्वारा जो कोशिका का सिद्धांत दिया गया है, यह सिद्धांत विषाणुओं यानी कि वायरसेस पर काम नहीं करता है। यह सिर्फ जो है जीवों के लिए है। किसके लिए है? जीवों के लिए, ना कि विषाणुओं के लिए। अगर आपसे पूछ दे कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। और कोशिका की खोज कब की थी? 1665 में। तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक। इन्होंने ही कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोशिका के संरचना की। तो कोशिका की संरचना मैं आपको मोटा मोटी बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादातर जो ये कोशिका की संरचना होती है, आप सभी लोगों को पता होगा, जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो दो प्रकार से होता है। जैसे कि ये देखिए, जंतु कोशिका, एनिमल सेल और
पादप कोशिका। प्लांट सेल। तो जो जंतु कोशिका होता है वो ज्यादातर ऐसे ओवल शेप में देखने को मिलता है, और जो पादप कोशिका होता है वो ज्यादातर हमें ऐसे हेक्सागोनल शेप में देखने को मिलता है। तो आप मतलब जितने भी बुक्स देखेंगे तो थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इसी शेप में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब इन दोनों में एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो केंद्रक होता है वो जंतु कोशिका में बिल्कुल सेंटर में होता है, और जो पादप कोशिका होता है उसमें ये थोड़ा साइड में होता है, यहाँ पे, न कि सेंटर में। और जो ये जो कोशिकाएं होती हैं दोनों, जो जंतु और पादप, ये सेल मेम्ब्रेन से घिरी होती हैं, यानी कि इनके ऊपर पतला पतला जो है आवरण होता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली, जो इन्हें एक उचित स्ट्रक्चर प्रदान करती है। और यहाँ पे एक दीवार रूपी संरचना होती है पादप कोशिका में, ऐसे, जो जंतु कोशिका में नहीं होती है। तो इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो ये तो बात हो गया हमारे ऊपरी लेयर्स का। तो यहाँ पे मैं आपको फिगर भी दिखा देती हूँ, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं डिटेल में समझाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिनट। ये है हमारा जंतु कोशिका। ठीक है। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनिमल सेल। ठीक है। और ये हो गया हमारा पादप कोशिका, यानी कि प्लांट सेल। ठीक है। यहाँ पे आपको इसका फिगर दिख रहा होगा। ये मुझसे मिस्टेक हो गया था, तो ये कुछ नहीं है। ठीक है। और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसका को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियोस बनाएं उसके नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिलते रहें। ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। वैसे मैंने कोशिश की है पूरे टॉपिक्स क्लियर करने की, पर अगर कोई क्वेरी होगा तो आप बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं क्लियर कर दूँ। और यहाँ पे जो बच रहा है कोशिका का संरचना और कोशिका का प्रकार, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।